यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है देखना चाहेंगे जो हमारा कल का काम रह गया था। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ। तो स्लाइड्स तो मुझे यहाँ रिक्वायर्ड है। मैं सबसे पहले इन्हें लोड कर लेता हूँ जो स्लाइड्स मुझे चाहिए हैं। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, वालेकुम अस्सलाम। मैं सुन रहा हूँ आपको। लेट मी स्विच ऑन द थिंग्स। तो ये वो स्लाइड है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज। जी, तो लेट मी स्टार्ट जी। मैं शुरू करता हूँ अपने काम को यहाँ से। फिर सबसे पहले तो हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं अपने स्लाइड्स को, ताकि आपको ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए। तो ये हमने स्लाइड्स को मैक्सिमाइज कर लिया। अब यहाँ पर जो सबसे पहली बात जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आज इस काम को, कि ये मैनेजमेंट का एक ऐसा एरिया है जहाँ कम्युनिकेशन का एक टॉपिक हमारे कोर्स में है। जब कोर्स में लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, तो हम ये तो नहीं जानते कि कितनी डेप्थ में जाना है, लेकिन ये अंदाज़ा है कि मैनेजमेंट की हर किताब में कम्युनिकेशन का एक आध चैप्टर ज़रूर होता है, कम से कम उसे रिव्यू कर लिया जाए। तो यहाँ पे आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किए हैं उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है वो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल क्या है, उसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, और फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे बात करनी है, और एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन पैटर्न्स। ये जो चीज़ें हैं आपके साथ ज़ेर बहस लानी है हमने। सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। तो देखिए, जब हम कम्युनिकेशन के मतलब की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि आम तौर पे दो या दो से ज़्यादा अफराद आपस में जब आइडियाज़ या फैक्ट्स को शेयर करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में आइडियाज़ को या फैक्ट्स को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, फैक्ट्स को शेयर करते हैं, और बात सूरतों में इमोशंस को शेयर करते हैं, जज्बात को शेयर करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, ये कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए, इन चीज़ों के लिए, या तो इंसान लिखने का सहारा लेता है सॉरी, या वो बोलने की जसारत करता है। दोनों में से कोई एक सूरत हाल जो है इस्तेमाल होती है, और बाज़ का फेशियल एक्सप्रेशन भी इसके लिए काम आते हैं। तो हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन इंटरचेंज है। इंटरचेंज का मतलब होता है कि सिर्फ एक यकतरफा कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि इंटरचेंज है। कम्युनिकेशन में इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन जा भी रही है और आ भी रही है, यानी आप इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, इसलिए हमने कहा इंटरचेंज है। इंफॉर्मेशन का, डाटा का, फैक्ट्स का, इमोशंस का, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान, इसको हम कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था। कम्युनिकेशन प्रोसेस में आम तौर पर एक सेंडर, जिसके दिमाग में या जिसकी ज़रूरत है मैसेज को भेजना, और एक तरफ रिसीवर है जिसको मैसेज भेजा जा रहा है। मैसेज भेजने वाला हमेशा मैसेज को कुछ अल्फाज में लिखता है, क्योंकि आप जो भी अपने जहन में आइडिया रखते हैं, आप अपने जहन में कोई भी फीलिंग रखते हैं, इसको एक्सप्रेस करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है।
अल्फाज या वर्ड्स जो होते हैं हम इन्हें कोड कह सकते हैं, ABCDEFGH, ये जो अल्फाबेट है हमारे कोड है। हम इन फीलिंग्स या आइडियाज को कोड करते हैं और कोडिंग करके लिखते हैं, यानी इन कोड के जरिए या यूं कह लीजिए जो आइडिया या फीलिंग है उसको ट्रांसलेट कर देते हैं कोड के अंदर, इसलिए हम इसको इनकोडिंग कहते हैं, इसलिए हम इसको इनकोडिंग कहते हैं। लेकिन इसके अल्टीमेट आंसर के तौर पे वजूद में जो चीज आती है वो है आपका मैसेज। तो इसके नतीजे में मैसेज वजूद में आता है और वो मैसेज जो है आगे चला जाता है। लेकिन ये जो रास्ता जिस पे चल के ये जा रहा है इसको हम चैनल कह सकते हैं, जिसके जरिए ये बात दूसरे तक पहुंच रही है। और उसके बाद जब ये रिसीवर के पास पहुंचती है तो वो इसी कोड को डीकोड करता है, यानी वो अपने हालात और सर्कमस्टांसेस के मुताबिक उसे ट्रांसलेट करता है, अपने हालात या सर्कमस्टांसेस के मुताबिक वो उसे इंटरप्रेट करता है और वो उसे इस शक्ल में कन्वर्ट करता है। तो हम इसे कहते हैं कि ये डिकोडिंग कर रहा है, यानी यहाँ पे अगर कोडिंग हुई थी तो यहाँ पे डिकोडिंग हो रही है। अब इसके बाद अल्टीमेटली ये मैसेज पहुंच जाता है रिसीवर के पास, वो डिकोड करके इसको अंडरस्टैंड करता है कि जो आइडिया है, जो फीलिंग उसे भेजी गई है, डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा इसे कोड किया था कि ये उस तक पहुंच जाए और कितना अच्छा अंदाजा लगाया था उसके सर्कमस्टांसेस, हालात और सिचुएशन का। देखिए एक चीज तो इसके अंदर ये आ जाती है, अब जब पैगाम चला जाता है तो हाउ सेंडर इज इंश्योर कि मैसेज पहुंच गया है और वो एग्जैक्टली अपना काम कर रहा है। यहाँ दो चीजों की जरूरत है। एक ये कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि मैसेज अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, मैसेज इज रीच्ड, मैसेज पहुंच गया। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि मैसेज जो है वो समझ में भी आ गया है, तो मैसेज इज अंडरस्टूड। ये दो चीजों की जरूरत होती है। ये दोनों चीजें जो हैं ये कम्युनिकेट होती हैं फीडबैक के जरिए, एक्नॉलेजमेंट के जरिए कि ये मैसेज पहुंच गया है और मैसेज को सही से समझ लिया गया है। तो अब हम फिर से तरतीब से बात शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से बात शुरू करते हैं, जो कि हम कह रहे थे कि जनाब मसला ये है कि सेंडर जो है एक ऐसी एंटिटी है जिसके जहन में ये पैगाम आता है और वो इस पैगाम के लिए कोशिश करता है। तो वो जो पैगाम है ऑब्वियसली इसमें फीलिंग है या आइडिया है, वो इसको लिखता है या इसको कोड में कन्वर्ट करता है। इस अमल को कोड इनकोडिंग कहते हैं। और इनकोडिंग के बाद चैनल के जरिए पैगाम आगे जाना शुरू हो जाता है और जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो इस कोड को समझने की कोशिश करता है या इस कोड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है अपने हालात और सिचुएशन के मुताबिक। इस अमल को हम डिकोडिंग कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा कोड किया था, जितना अच्छा कोड किया था, जितना अच्छा चैनल था, जितना अच्छा मीडियम था, डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेट था कि आइडिया अपनी असल शक्ल में वहां तक पहुंच जाए। अब यहाँ दो चीजें फ्रस्ट्रेटिंग है और फ्रस्ट्रेशन का हल होना चाहिए कि एक, क्या ये मैसेज अपनी जगह पहुंच गया है, और दूसरा, क्या ये मैसेज समझ लिया गया है। ये बात हमें फीडबैक से पता चलेगी कि मैसेज इज बीइंग रीच्ड टू द रिसीवर एंड सेकेंडली इट इज बीइंग अंडरस्टूड। अब यहाँ पे कल भी एक बात हो रही थी कि हमने इसके बावजूद भी एक डिस्टर्बेंस होता है कम्युनिकेशन में, नॉइस, उसको भी कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल का हिस्सा बना दिया। ये ऐसे ही है जैसे कि हम एक रुबूबियत के मॉडल में हमेशा जो है नॉइस या एक डिस्टर्बिंग जो है वो सिचुएशन को लाजमी रखते हैं। जैसे अल्लाह है, रहमान है, तो शैतान भी है। इसी तरह कम्युनिकेशन है तो नॉइस भी है। नॉइस का काम यह है कि ऐसे हालात पैदा करो, ऐसी सिचुएशन पैदा करो कि या तो मैसेज डैमेज हो जाए या मैसेज अंडरस्टैंड ना हो। नॉइस ऐसी चीज है। ये ऐसे भी है जैसे टेलीफोन सुन रहे हैं, बच्चे शोर में जा रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, पास से रिक्शा गुजर गया, ये भी नॉइस है। लेकिन नॉइस ये भी है कि हम कोई बात कर रहे थे, हम कोई बात समझ रहे थे,
लेकिन बात समझते समझते हमारी तवज्जो बदल गई, जहन में कोई दिमाग में माइग्रेन शुरू हो गया या दिमाग जो है वो किसी और चीज की तरफ चला गया, तो इंसान के अंदर भी एक शोर है। अचानक उसको कोई फिजिकल नीड निकल आई, भूख लग गई अचानक। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ये क्या है, ये अंदर के शोर है। तो शोर ये माहौल में भी है और शोर इंसान के अंदर भी है। इन दोनों तरह के नॉइज से हमें मैसेज को बचाना है, वरना मैसेज वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमने नॉइज को मॉडल का हिस्सा बनाया ताकि इंसान को एहसास रहे कि ये हर सूरत होगा, और इससे बचने के लिए हमें अपनी तवज्जो भी ठीक रखनी पड़ेगी और वो सरकमस्टांसेस पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा जिसकी वजह से नॉइस क्रिएट होता है, ताकि पैगाम अपनी असल हालत में पहुंच जाए। अब यहाँ पर जो है एक चीज है, हाँ देखिए, जो जब मॉडल लिखते हैं तो हम डिकोडिंग यहाँ लिख देते हैं, हालांकि ये दोनों इकट्ठे हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं कि मैसेज का रिसीवर को पहुंच जाना हकीकी मानों में ये है कि मैसेज मिल भी जाए और मैसेज को वो डिकोड कर भी ले। तो ये दोनों अमल मिलेंगे तो समझिए फिर है मैसेज पहुंच गया, वरना तो खाली कागज का टुकड़ा है जिसका मतलब उसे समझ ना आया। तो हो सकता है कि वो फीडबैक में बजाय आपको जवाब लिख के भेजे, अपने 7 भाई भेज दे, और वो 7 भाई भी फीडबैक होंगे जो बंदूकें और कुल्हाड़े लेके आ जाएंगे। तो यू सी, तो डिकोडिंग बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि रिसीव होने के बाद है, लेकिन रिसीवर के साथ वो बसता है डिकोडिंग, इसलिए इस तरफ कर दिया गया। और जो इनकोडिंग है वो सेंडर के साथ बसता है, इसलिए उसको इस तरफ कर दिया गया। उस्मान, आई होप के क्लियर हुई है बात आपको। लेट मी सी। तो उस्मान कह रहा है कि मींस रिसीविंग एंड डिकोडिंग इज, यस इट इज साइमल्टेनियस, इट इज साइमल्टेनियस, अदरवाइज इट्स मीनिंगलेस। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद आ जाती है जो अगली चीज, वो ये आ जाती है कि स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो मैंने अभी बातें की हैं उसको अगर पढ़ना हो तो कैसे समझोगे। तो सेंडर या इनकोडर, ये देखो इकट्ठा है ना। इनिशिएट कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इनकोड एंड टू is to put message into words or image, मैसेज को वर्ड में कन्वर्ट करना या इमेज में कन्वर्ट करना। इसी तरह ये देखो, ये रिसीवर और डिकोडर इकट्ठा है। The person or group for whom the communication is effort is intended, जिसके लिए की गई है। और मैसेज जो अल्टीमेटली वो मेन प्रॉब्लम है जिसके लिए सारी कम्युनिकेशन प्रोसेस हुई है, इसका एक्चुअल प्रोडक्ट मैसेज है। और चैनल वो चीज है, मींस ऑफ कम्युनिकेशन, के आया ये खत जो है आपका, ये पोस्ट किया गया था, कोरियर किया गया था, या इंटरनेट यूज किया गया था, तो ये जो है ये आपका क्या है, चैनल है। तो चैनल का मतलब ये है, थ्रू अ सेंस ऑफ समथिंग मैसेज विल बी ट्रांसमिटेड एज टेलीकॉम, टेलीकॉम के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, रेडियो के जरिए, लेटर के जरिए, पोस्टर के जरिए, अदर मीडिया के जरिए। यानी पैगाम जो है भेजने का तरीका, टेलीकॉम तो आम है ना जी, टेलीफोन कर दिया। अच्छा, पोस्ट भी आम है, ठीक है जी, पोस्ट भी आम है और ईमेल भी आम है। लेकिन आप कहेंगे सर क्या मैसेज रेडियो के जरिए भी भेजा जाता है, पोस्टर के जरिए भी भेजा जाता है? जी बिल्कुल, ऐसे भी भेजा जाता है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है और पैगाम मुझे अपने कस्टमर को देना है, तो मैं उसे टीवी के जरिए या रेडियो के जरिए भी कर सकता हूँ। यानी मेरा पैगाम जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए है, और कस्टमर्स बहुत सारे हैं, तो क्या एक पैगाम बहुत सारे लोगों को नहीं जाता? तो लिहाजा बहुत सारे लोगों को एट ए टाइम जो है एक पैगाम जो है वो मैं भेज देता हूँ। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द, रेडियो के जरिए या मीडिया के जरिए जो है हम एक पैगाम जो है वो सेंड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। अब जो दूसरी चीज है वो ऐसा भी है कि वो एक दफा किसी दोस्त ने एक जोक सुनाया था कि वो मौलाना साहब एक थे, तो उनके साथ किसी ने वादा किया कि मैं आज ना आपको तकरीबन कोई 8:30 बजे बिरयानी भेजूंगा। तो 8:30 बजे उनके साथ बिरयानी का वादा कर दिया गया, लेकिन तकरीबन 9 बज गए, बिरयानी कोई नहीं आई। और उनकी बेगम ने भी पूछा, भी आपने कहा था बिरयानी आएगी, वो नहीं आई। तो मौलाना साहब ने एग्जैक्ट 9 बजे स्पीकर ऑन किया और स्पीकर ऑन करके मस्जिद का ऐलान किया
कि मोमिनो, अगर वादा करो तो पूरा करो, और वो मुसलमान नहीं जिसका अहद नहीं, लिहाजा जिस शख्स ने मेरे साथ जो वादा किया था, बेहतर ये है कि अगले 15 से 20 मिनट में उसे निभा ले। अच्छा, नतीजा ये हुआ कि ये भी पैगाम है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि बिला ज़रूरत उन्होंने पैगाम बहुत सारे लोगों को दे दिया, हालांकि वो पैगाम जो है वो महदूद लोगों तक ही रहता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बाहर पैगाम ज़्यादा फैला दिया गया। तो ऐसा भी कभी ज़िंदगी में होता है। बल्कि इट्स अ वेरी फनी सिचुएशन के एक दफ़ा जो है वो हमारे एक दोस्त है, तो वो बेसिकली ज़िम्मेदार हैं, उनकी ज़मीनें हैं, पता नहीं किस गाँव में, मैं वो पता भी होता तो नहीं बताता आपको। तो उनसे किसी बंदे ने एक टेलीविज़न और वीसीआर जो है वो माँग लिया। टेलीविज़न और वीसीआर इसलिए माँग लिया कि वो थ्रू आउट द नाइट वो मूवीज़ देखना चाहते थे बैठ के। तो उस ज़माने में वीसीआर यानी कि एक डिवाइस होती थी और टीवी होता जिसको मिला के लोग फ़िल्म देखते थे। तो फ़िल्म लगाना चाह रहे थे। उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार कर देने पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो एट दैट टाइम इन दोज़ डेज़ ये होता था कि कलर टीवी बड़ा और साथ वीसीआर किराए पे मिल जाता, तो उन्होंने किराए पे ले लिया। अब उन्होंने पैगाम भेजना था कि आपके टीवी ना देने से भी हमारा काम चल गया है, फ़िल्में तो हम तब भी देख ही रहे हैं। तो उन्होंने इस बात का ऐलान जो है मस्जिद के स्पीकर से किया कि आज फलाँ-फलाँ जगह फलाँ-फलाँ साहब ने फ़िल्मों का अरेंजमेंट किया है, 4 फ़िल्में हैं, एक ज़ीनत अमान की है, 2 फ़िल्में जो हैं, एक नरगिस की है, एक माधुरी दीक्षित की है, और एक फ़िल्म जो है वो फलाँ-फलाँ जो है आई थिंक मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की है, और तमाम गाँवों के लिए दावतें आम हैं। अब ये मैं एडमिट नहीं मानता कि यार ये मस्जिद में ऐसा हो सकता है, लेकिन आई होप सो फार हो भी सकता है। तो बहरहाल पैगाम बाज़ औक़ात कई तरीकों से भेजा जाता है, उसमें मस्जिद का स्पीकर भी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ जो मैं बचपन में मैंने देखा है कि आम तौर पे अगर किसी का बच्चा गुम जाए, तो मस्जिद के स्पीकर में ऐलान कर दिया जाता है कि फ़लाँ-फ़लाँ साहब का बच्चा है, अगर किसी को मिले तो इंटीमेट कर दें। और इसी तरह कोई अल्लाह ना करे फ़ौतगी हो जाए तो तमाम मोहल्लेदारों को स्पीकर से ऐलान कर दिया जाता है। तो ये तो कॉमन प्रैक्टिस मैंने देखी है। लेकिन ये जो मेरे दोस्त ने बताया और ये जो लतीफ़ा मैंने आपको सुनाया, ये मैंने किसी से सुना है। आई डोंट नो व्हाट आर द फैक्ट्स बिहाइंड इट, इट इज़ सो और नॉट। हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता। अच्छा बच्चों, एनीवे तो कोई भी मीडिया इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम बात ये कर रहे थे कि एक तरफ सेंडर है, फिर मैसेज है, फिर रिसीवर है, और फिर नॉइज़ तो लाज़मी है जी, कि जो चीज़ डिस्टर्बिंग है, वो तो लाज़िम है कि जहाँ रोमांटिक स्टोरीज़ होती हैं, वहाँ कैदो ज़रूर होता है, और जहाँ पे दुनिया का निज़ाम हो, वहाँ पे इस तरह के मॉडल्स लाज़मी होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। बहरहाल कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉइज़ की हैसियत कैदों की है। एनीथिंग इंटरफेयर विद द कम्युनिकेशन और मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसी चीज़ जो मैसेज को समझने में मुश्किलात का बाइस बने, हम उसे नॉइज़ कह देते हैं। अब यहाँ पे आई डोंट मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि मैंने आपको कल ये एमसीक्यू जो है वो करवाया था कि नहीं करवाया था, लेकिन ये बहरहाल आज भी इसका अगर जवाब आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं देख लेता हूँ कि करेक्ट ऑप्शन इसके लिए आप क्या चूज करते हैं। लेट मी सी इनटू द मैसेज। तो शेख उस्मान ने जो है वो डी लिया है, और वलीद बेग ने भी डी लिया है। और कोई बच्चा? काफ़ी सारे बच्चे इस वक्त इन द रो मौजूद हैं। ठीक है जी, तो हम उनको भी देख सकते हैं। तो ठीक हो गया बच्चों। रोशान नाज ने भी इसको जो है वो डी लिया है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल है अगला आपके साथ कि कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंसिस्टेड ऑफ मैसेज सेंडर, channel, receiver, noise. Even though we consider communication process is incomplete इकट्ठा होना चाहिए, incomplete if we exclude, अगर हम exclude कर देते हैं तो incomplete हो जाता है। इसमें से कौन सी चीज़ exclude रहेगी तो हम इसको incomplete मानेंगे? आप में से कोई बच्चा बता सकता हो मुझे? जी शाबाश बच्चों। उस्मान शेख ने सी लिया है, और रोमा ने भी सी लिया है, और मोहम्मद जैन ने तो डायरेक्टली लिख दिया फीडबैक, और मुदस्सिर जो है वो भी सी टेक ओवर कर रहे हैं। तो ओके जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी वाकई करेक्ट ऑप्शन है।
तो कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन किस किस रुख पे होती है ऑर्गेनाइजेशन में। हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखा है कि हायरार्कीज निचले लेवल तक जाती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो 3 डायरेक्शन में फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम कहते हैं। एक तो ये है कि कम्युनिकेशन वर्टिकल है, और वर्टिकल कम्युनिकेशन की दो इकसाम है। वर्टिकल कम्युनिकेशन की दो इकसाम है। एक वर्टिकल कम्युनिकेशन है जो कि आपके सामने डाउनवर्ड है, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। और वर्टिकल कम्युनिकेशन की दूसरी शक्ल जो है कि ये डाउनवर्ड है, और एक है अपवर्ड, यानी ये दोनों तरह से हो सकता है। ये डाउनवर्ड भी हो सकता है और ये अपवर्ड भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। So it can be of both types. It might be upward or downward, या upward भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये अगर अगर सीनियर से जूनियर की तरफ कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो ये है तो वर्टिकल लेकिन डाउनवर्ड है। लेकिन अगर यही कम्युनिकेशन जूनियर से सीनियर की तरफ जा रही है, तो है तो वर्टिकल लेकिन अपवर्ड है। तो आप ये कहेंगे कि एनी कम्युनिकेशन विच इज गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, इट इज डाउनवर्ड, बट लेट स्टिल इट इज वर्टिकल। और अगर जो जूनियर है वो सीनियर से बात कर रहा है, तो अपवर्ड है लेकिन ये भी वर्टिकल है। लेकिन दो बराबरी के मैनेजर या दो सेम रैंक के सेम डेजिग्नेशन के या सेम हायरार्किकल लेवल के ऑफिसर आपस में बात करें या एम्प्लॉइज आपस में बात करें, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। हम इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। तो फिर ये जो है हमारी ये बन जाएगी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो फिर हम इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का नाम दे सकते हैं। लेकिन इन केस कि ये सेम रैंक के लोग चाहे लोअर लेवल पे हैं चाहे अपर लेवल पे, अगर इनका लेवल सेम है तो ये बहरहाल हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम जो है वो लैटरल कम्युनिकेशन है। इसको लैटरल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रहनी चाहिए, बाज़ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करके हमारा मसला हल नहीं होता। जैसे बाज़ कोई ऐसा इशू होता है जो कि आपका जो बॉस है वो अगर टैकल करना चाहे तो नहीं कर सकता, और वो इस काम के लिए आपको दूसरे डिपार्टमेंट के हेड के पास भेज देता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा एरिया ज़्यादातर मार्केटिंग रहा है, तो अक्सर औकात ये हुआ है कि मेरे जो मार्केटिंग हेड हैं उन्होंने क्या करना है कि जैसे ये मेरी पोजीशन है, आई एम असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, और रादर आई एम मार्केटिंग मैनेजर फॉर एन स्मॉल एरिया, और वो कंट्री मैनेजर। तो जब भी कोई मसला होना है, फाइनेंस के साथ हमारा इशू आना है, तो उन्होंने मुझे कहना है कि यार ये बात मुझे मेरे इल्म में नहीं है, तो इस बात के लिए तुम्हें जो माहिराना राय है मेरे से नहीं मिल सकती। इस माहिराना राय के लिए तुम्हें फलां फलां साहब से रब्ता करना चाहिए। और वो साहब ज़ाहिर है हमारे डिपार्टमेंट के हेड नहीं है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के हेड है। पर्टिकुलरली बजटिंग का मामला हो गया, वेरिएंस एनालिसिस का मामला हो गया, तो ऐसी सूरत में बॉस कहते हैं जी आपको फाइनेंस हेड के पास जाना पड़ेगा। अब फाइनेंस हेड मेरा बॉस नहीं है, मैं उसको अपनी हायरार्की को बाईपास करके उसके पास जा रहा हूँ। चूंकि मैं अपनी हायरार्की को बाईपास करके जा रहा हूँ, हाल तो मेरे बॉस की मर्जी इसमें शामिल है, लेकिन ना तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है और ना ही ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन जो है ये डायगोनल कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन जो है ये डायगोनल कम्युनिकेशन है। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, दिस इज व्हाट दी डायगोनल कम्युनिकेशन। तो हम अगर मुख्तसर बात कर दें इस तरह से कि अगर सीनियर जूनियर के साथ बात कर रहा है या जूनियर सीनियर के साथ बात कर रहा है, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है।
लेकिन अगर बिल फर्ज दो बराबर के रैंक के लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। लेकिन एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के हेड के पास या पर्सन के पास जाता है, लेकिन आमतौर पे क्यों जाता है? फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन। हमेशा ये वजह होती है ना जी, माहिराना राय लेनी होती है तो जाना पड़ता है, वरना तो अपना बॉस ही काफी है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए या उससे एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए जाना पड़े, तो ऐसी सूरत में हम इसे कहेंगे ये डायगोनल कम्युनिकेशन है। सो दिस इज व्हाट वी आर आस्किंग अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि ये क्या है हमारी डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब जब हम डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन को काफी हद तक समझ गए हैं, तो हमें इस बात को लेके आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को जब हम आगे लेके बढ़ते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात हमें करनी पड़ेगी वर्टिकल कम्युनिकेशन पे। देखिए, वर्टिकल कम्युनिकेशन जैसा कि हमने बताया कि इट इज मूव वर्टिकली। अगर सीनियर से जूनियर की तरफ है तो डाउनवर्ड है, और जूनियर से सीनियर की तरफ है तो अपवर्ड है, लेकिन दोनों वर्टिकल है। लेकिन वर्टिकल कम्युनिकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी एफर्ट करना पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज पाए जाते हैं जो कि इजीली सॉल्वेबल नहीं होते। मिसाल के तौर पे, सबऑर्डिनेट जब सीनियर से मुखातिब होते हैं, बात करते हैं, तो वो ये समझते हैं कि पता नहीं उनकी राय में सीनियर मे नॉट टेक इंटरेस्ट, सीनियर मे नॉट टेक इंटरेस्ट, हो सकता है कि सीनियर जो है वो इसमें इंटरेस्ट ना ले, मे नॉट टेक इंटरेस्ट। एक तो बात है। दूसरा मसला इसके अंदर ये आ जाता है कि सबऑर्डिनेट ये भी सोच सकते हैं कि हमारा सीनियर जो है वो काफी ज्यादा बिजी है, वो ऑक्युपाइड है, उसके पास कहाँ इतना टाइम होगा सिर्फ अपने वर्क ओवरलोड होने की वजह से कि वो हमारी बात को सुने। तो हमेशा जूनियर का परसेप्शन अपने सीनियर के मुतालिक जो होता है, हम उसे बयान कर रहे हैं। तो जब भी जूनियर सीनियर के पास बात करने के लिए जाता है, तो पहली बात वो समझता है कि पता नहीं इसकी बात को सीनियर इतना वेटेज देगा या नहीं देगा। हो सकता है वो उसको अहमियत दे, और हो सकता है कि वो उसको अहमियत ना दे। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा मसला आम तौर पे जो उसके नज़दीक होता है वो ये है कि वो इतना बिजी है, वो ओवरलोडेड है, पता नहीं मेरी बात को वो सुनता है कि नहीं सुनता। एक डर भी होता है कि सीनियर के साथ मैं बात करने जा रहा हूँ, ऐसा ना हो मुझे लेने के देने पड़ जाए, और यहाँ पर मैनेजमेंट के मेरे साथ कोई ग्रेवेंसेस डेवलप हो जाए, या सीनियर के मेरे साथ कोई ग्रेवेंसेस डेवलप हो जाए, और वो कहे कि जनाब ये आपने क्या किया, आप बार बार मेरे जो हायरार्की है उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। और फिर आप ये जानते हैं कि जूनियर आम तौर पे जो होते हैं वो इस बात से भी डरते हैं कि हम अगर सीनियर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो जो कलीग हैं, जो उसके दोस्त अहबाब हैं, को वर्कर हैं, वो ये कहेंगे कि तुम बाईपास कर रहे हो, और शायद तुम्हें ज़्यादा शौक है ऊपर वाले लेवल पे बातें करने का, इसलिए तुम बार बार ऊपर जाओ। तो इस तरह का फियर भी जूनियर के जहन में होता है। इसलिए हम जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएं, हम कोई इस तरह का डिज़ाइन बनाएं ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमें वर्टिकल कम्युनिकेशन को खुद से इंश्योर करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जूनियर आम तौर पे ये सोचते हैं कि पता नहीं सीनियर हमारी ओपिनियन को कोई वेटेज भी देगा या नहीं देगा। जूनियर आम तौर पे सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होगा, उसके पास तो ऑलरेडी काम बहुत ज़्यादा होगा, पता नहीं वो इतना वक्त दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा। फिर उन्हें एक फियर भी होता है, वो फियर ये होता है कि वो ये कहते हैं कि इससे कोई ग्रीवेंसेस या नाराज़गी ही ना हो जाए। और फिर ये भी फियर होता है कि अगर वो अपवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनके कलीग और को वर्कर ये कहते हैं कि तुम किसी फेवर को ट्रेड करने के लिए जा रहे हो, या तुम कोई फ़ायदा लेना चाहते हो। इसलिए भी आम तौर पे जूनियर्स जो हैं वो डरते हैं कि अप लेवल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पता नहीं ये मुफीद भी होगा हमारे लिए या नहीं होगा। तो ये काफ़ी बड़ा इशू खड़ा हो जाता है। अब इसी तरह से अगर आप बात करते हैं, तो ये तो है हमारा वर्टिकल है, जिस पे खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब जो हमारी लैटरल कम्युनिकेशन है या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है,
ये आम तौर पे होती है बिटवीन पीयर्स, यानी सेम ग्रुप या सेम लेवल के लोगों के दरमियान। आम तौर पे वर्टिकल कम्युनिकेशन का जो मकसद होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन का एक आम सा मकसद होता है इंस्ट्रक्शंस देना, या इसका मकसद होता है सबऑर्डिनेट से फीडबैक लेना कि काम कहाँ तक पहुंचा, रिपोर्टिंग के मामलात, इसलिए वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है। लेकिन जब आप बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन तो बराबर के लोगों में होती है, लिहाजा इसका मकसद होता है कोऑर्डिनेशन करना। इसका मकसद होता है कोऑर्डिनेशन करना। अब कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि मैंने पहले भी एक दफा एग्जांपल दी थी आपको, कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, हम उस डिफेंस फोर्सेस को मुख्तलिफ हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं ताकि वो अलग-अलग डिसिप्लिन है। जैसे हम आर्मी को अलहदा रखते हैं, नेवी को अलहदा रखते हैं, एयरफोर्स को अलहदा रखते हैं, लेकिन जब जंग लड़नी होती है तो इन सब ने आपस में ताउन करना होता है, कोऑर्डिनेशन करना होता है, तभी जंग जीत सकते हैं। आर्मी अटैक कर दे, एयरफोर्स शेल्टर ना दे या कवर ना करने आए, जंग नहीं जीती जा सकती। यही गलती या यही मैकेनिज्म हमें ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना पड़ता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ या बोर्ड के अंडर जो लोग होते हैं, जिम्मेदारी तो कारोबार चलाने की इनकी है बहरहाल, लेकिन हम ये करते हैं कि ये जिम्मेदारियां आगे बांट देते हैं। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो क्या करता है जी, जो ऑर्डर लेके आता है। एक अकाउंट्स एंड फाइनेंस है जो इसके लिए बजट लेके आता है। और एक प्रोडक्शन है जो इसकी प्रोडक्शन को इंश्योर करता है। तो ये सारे मामला जो हैं ये डिफरेंट हेड्स कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ये अलहदा अलहदा करने लगे तो फिर तो मसला हल नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर बहरहाल इन साहब ने लेके आना है, उस ऑर्डर पे अमल दरामद जो है प्रोडक्शन ने करना है, और उस ऑर्डर के लिए जो मटेरियल चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए वो परचेज ने लेके आना है, और इन सारे कामों के लिए जो फंड्स चाहिए वो हमें अकाउंट से प्रोवाइड। लिहाजा इन सब में आपस में एक तालमेल होना, एक कोऑर्डिनेशन होना, इसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन आगे चल नहीं सकती, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ नहीं सकती। लिहाजा ये इनकी मजबूरी है, ये इन्हें हर सूरत करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फॉर द सेक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरी एक बड़ा फर्क ये होता है कि जूनियर और सीनियर में जब भी बात होती है वो रिटर्न होती है, वो आमतौर पे फॉर्मल होती है। वो एक तो रिटर्न होती है, जनरली फॉर्मल होती है। सीनियर और जूनियर में आम तौर पे कोई मजाक कम ही होता है, या आम तौर पे कोई चिट चैट बहुत कम होती है। लेकिन पीयर वर्कर्स के दरमियान, पैरेलल मैनेजर्स के दरमियान, पैरेलल जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके दरमियान फॉर्मल कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनके साथ साथ उनमें गपशप, चैट और इस तरह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब है अगर मैं ये कह दूं कि वर्टिकल कम्युनिकेशन बहुत हद तक फॉर्मल होती है या ज़्यादा फॉर्मल होती है, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन उसकी निस्बत यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन की निस्बत काफ़ी हद तक इनफॉर्मल भी होती है। तो ये जनाब हम बात कर रहे थे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के मुतालिक। अब यहाँ पे ज़रूरी बात ये आ जाती है कि अगर मैं आपसे ये बात पूछूं या मैं पूछूं कि कितना समझ आया, तो फिर ये कुछ मुनासिब नहीं होगा। ज़्यादा बेहतर ये कि मैं आपके सामने एक सवाल रख देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर सकता हूँ कि इट इज़ बिटवीन। तो सबसे पहले जवाब कौन देगा जी हमें? तो हमें जो जवाब आया है, हमें जो जवाबात आए हैं उसके अंदर जवाब जो है मोहम्मद जहन का आया है, मुदस्सिर ने सी ऑप्शन लिया है, जहन ने डी ऑप्शन लिया है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके जो जवाबात हैं कंप्यूटर जी अगर लॉक किया जाए, तो हम आपके आंसर को अगर लॉक करते हैं तो जो आंसर आना चाहिए वो डी आना चाहिए।
उसकी वजह ये है कि दो डायरेक्टर एक ही लेवल पे होते हैं, तो दो डायरेक्टर्स के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन लैटरल कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। दो मैनेजर भी एक लेवल पे होते हैं, लिहाजा इनके दरमियान भी कम्युनिकेशन लैटरल है। और दो ऑफिसर्स के दरमियान कम्युनिकेशन भी, क्योंकि अगर वो सेम लेवल पे हैं तो वो भी आपकी हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन है। तो इस लिहाज से आपका जवाब बहुत हद तक ठीक है। पर्टिकुलरली मोहम्मद जैन का जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक है। जयान सॉरी। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट सिचुएशन पे। डायगोनल कम्युनिकेशन आमतौर पे होती है जबकि इस डिपार्टमेंट का पर्सन उठ के जाके किसी और मैनेजर से कोई बात पूछता है। जैसे कि मैंने मिसाल दी कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ और मुझे जो मशवरा रिक्वायर्ड है वो फाइनेंस से मुतल्लिक़ है। जो मशवरा रिक्वायर्ड है वो फाइनेंस से मुतल्लिक़ है। तो मैं मार्केटिंग हेड होते हुए फाइनेंस मैनेजर से मशवरा लेने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है मामला मेरे डिपार्टमेंट या कुछ मेरी एक्सपर्टीज में नहीं था, या मेरे बॉस की एक्सपर्टीज में नहीं था, और उसने मुझे भेज दिया दूसरे हेड के पास जो कि फाइनेंस का हेड है, जो कि अकाउंट्स का हेड है। तो मैं उसके पास क्यों गया हूँ? देखिए उसकी वजह ये है कि जो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है वो बैक वक्त दो कम्युनिकेशन होते हैं, वो वर्टिकल कम्युनिकेशन भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि वर्टिकल कम्युनिकेशन प्लस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज इक्वल टू डायगोनल कम्युनिकेशन। दोनों इकट्ठे कर दिए जाए तो डायगोनल कम्युनिकेशन बन जाती है। चूंकि आप देखिए एक लिहाज से वो सीनियर नहीं है, अगर मैं उस मैनेजर के पास गया तो सीनियर है, तो ये वर्टिकल बनता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में बात हो रही है, लिहाजा ये हॉरिजॉन्टल भी बनता है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का मजमुआ है, इसलिए हमने इसे कह दिया कि ये आपकी जो है वो डायगोनल कम्युनिकेशन जो है दोनों का मजमुआ है। दूसरा बात यह है कि इन कमर्शियल इन्वायरमेंट इट इज माइट इन्वॉल्व क्रॉस टीम कम्युनिकेशन। तो ये क्रॉस टीम कम्युनिकेशन ही है कि ये मार्केटिंग टीम है और वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की टीम है, तो लिहाजा इनमें आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो क्रॉस टीम कम्युनिकेशन है। और इसका मकसद क्या है? कोऑर्डिनेशन। पहले भी हमने कहा कोऑर्डिनेटिंग प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन करना है, या कोई नया आइडिया है जो उनको देना है या उनसे लेना है, या कोई प्रॉब्लम आ गई जिसको सॉल्व करना है, इसलिए तो उनके पास जाना पड़ा, वरना तो अपना ही बॉस काफी था। टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर बाईपास ब्लॉकेज। इसका मकसद ये टेक्निक यूज ये की जाती है कि बाईपास किया जाए ब्लॉकेजेस को, जिसकी वजह से इल्म, नॉलेज या इंफॉर्मेशन रुकी हुई है, तो ब्लॉकेजेस को यूजुअल रिपोर्टिंग लाइंस को डिस्टर्ब किया जाए और जाकर दूसरे से मालूमात ली जाए। और ये पर्टिकुलरली कहते हैं कि अगर आपका लाइन मैनेजर जो है वो छुट्टी पर हो, when technical input require output and the usual useful sphere of expertise। तो मैंने तो पहले कहा कि आप एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि आप उस मामले में मशवरा कर लेते हैं। हाँ, अलबत्ता ये बात ठीक है कि आप जिसकी हायरार्की में होते हैं आप उसकी बात को वेटेज ज्यादा देते हैं, और दूसरी हायरार्की के जो लोग हैं उनसे आप मशवरा तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी बात का वो पावर नहीं है जितनी पावर आपके बॉस की है, क्योंकि वो आपका डायरेक्ट बॉस है, वो आपका लाइन मैनेजर है। इसी को तो कहते हैं लाइन मैनेजर। तो वो आपका लाइन मैनेजर है, वो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है, वो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है। और दूसरी जगह से जो आप मालूमात लेके आ रहे हैं वो कम से कम आपका डायरेक्ट सुपरवाइजर नहीं है। हाँ, अलबत्ता उससे माहिराना राय तो आप ले आते हैं, लेकिन उसका हुक्म मानना आपके ऊपर लाजिम नहीं है। तो आप कहेंगे सर इसकी मन कोई कोई एग्जाम्पल दे दी जाए या कोई मंतक दे दी जाए। तो इसकी एग्जाम्पल बड़ी आसानी से दी जा सकती है, और वो भी इस तरह से कि देखिए बाज़ ऐसा होता है कि हमारे घरों में जो हमारे चाचू होते हैं
वो आते हैं और वो कोई बात कहते हैं तो हम बड़ी रिस्पेक्ट से सुनते हैं, लेकिन घर के हेड अपने अब्बा जी होते हैं। चाचू आते हैं, कहते हैं कोई अच्छी बात हो तो हम मान लेते हैं, नहीं तो नहीं मानते। और अगर चाचू रोक डालें तो हम उन्हें कहते हैं देखो चाचू, वो घर आपका है, ये घर मेरे अब्बा का है, यहाँ हुक्म मेरे अब्बा का चलेगा। हाँ अलबत्ता आपको कोई रिस्पेक्ट का मामला है तो वो हम हल कर देते हैं। आपकी बात सुनना हमारे लिए फर्ज है, मानना अपने अब्बा जी की बात का फर्ज है। बिल्कुल इसी तरह हमें अपने लाइन मैनेजर की बात को सुनना है और उसको मानना है। इनकी माहिराना राय सुन लेनी है इज्जत के साथ, लेकिन लाइन मैनेजर अगर इनकार कर दे तो हमने भी इनकार कर देना। क्यों? बात ये कि हमारा इमीडिएट सुपरवाइजर है, वो हमारा लाइन मैनेजर है, उसकी बात सुनना ज्यादा हमारे लिए बाइस फख्र है और बाइस रहमत है। उसकी वजह ये है कि वो हमारी तनख्वाह बढ़वा सकता है। अगर वो खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे, वो नाराज होगा तो हम खुश नहीं रह सकते। उसकी वजह ये है कि उसकी नाराजगी का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको क्या बताऊंगा, आप कोई बच्चे थोड़ी हैं कि अगर वो नाराज हुआ तो क्या होगा। वही बात आ जाती है जो मैंने आपको परसों पहले सुनाई थी। और वो बात मैंने आपको यूं सुनाई थी कि वो, मैं छोटा सा था तो मैंने एक फिल्म देखी थी। उस फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। और वो फिल्म में बहुत सारे हाथी थे, शेर थे, जानवर थे, तो मुझे वो बड़ी मूवी पसंद थी। उसकी वजह ये थी एनिमल से। उसमें एक गाना था, वो गाना ये था कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, काम कर सबको सलाम कर प्यारे। ठीक है, तो काम कर सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने भी नहीं देगी और पीने भी नहीं देगी। तो अगर आप बात नहीं मानेंगे तो फिर आपको पता है कि फिर ये दुनिया क्या है, ये ना खाने देगी और ना पीने देगी। अब दूसरा सबक, ये तो सबक पहले भी दिया था, दूसरा सबक आज का ये है कि जब सलाम लोगों को आपने करना है, सलाम ठोकना है, तो इसका भी एक म्यार है कि किसको कितना सलाम करना है। अपने बॉस को बड़ा सलाम करना है और दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस को मुनासिब सलाम करना है और उतना करना है जितना आपका बॉस इजाजत दे। उसके अलावा उसके उसके साथ ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखने, वरना डिपार्टमेंट की जो बात निकलेगी इल्जाम आप पे आएगा और बड़ी कुटाई होगी आपकी। इसलिए उसके साथ जरा मुनासिब डील रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अपने बॉस के साथ रखनी है। ठीक हो गया बच्चों? अब यहाँ पे बात आ जाती है कि फिर वही बात मैं आपसे पूछूं जी आपको कितनी समझ आई है। आप कहेंगे जी हमें बहुत ज्यादा आई है। मैं कहूँगा अच्छा चलो बताओ कितनी आई है। आप बाजू खोल देंगे ये इतनी ज्यादा समझ आई है, दोनों बाजू खोल देंगे, मुझे यहाँ से नजर नहीं आएंगे कितनी समझ आई है। उससे अच्छा ये है कि मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। सवाल ये है कि इन द गिवन फिगर डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन शोन 1, 2, 3 and 4, राइट डाउन द कम्युनिकेशन डायरेक्शन ऑफ ईच। इसमें से हर एक की डायरेक्शन हमने लिखनी है। सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन नंबर 1 बतानी है, ये कौन सी कम्युनिकेशन है, ये, और 2 बतानी है ये कौन सी कम्युनिकेशन है। फिर हमें 3 बतानी है और फिर हमने जो है वो 4 बतानी है। 4 इस तरह से है शायद। तो अब देखिए अगर आप ये सारी एक्सप्रेस करते हैं तो जो 1 है, चले 1 क्या है जी, सबसे पहले 1 देख लेते हैं 1 क्या है। तो 1 जो है वो, शाबाश, 1 डाउनवर्ड है, 2 अपवर्ड है, बिल्कुल ठीक होगी। 1 डाउनवर्ड है, 2 अपवर्ड है। 3 कौन सी है जी? शाबाश, 3 जो है वो, 3 इज, लेट मी मूव, 3 इज हॉरिजॉन्टल एंड 4 इज डायगोनल। 4 इज डायगोनल। तो आपने सही कहा कि ये डायरेक्शन बता रही है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्शन बात करता है प्रेसिडेंट के साथ तो वो उसका डायरेक्ट बॉस है, उसका डायरेक्ट बॉस है, उसका लाइन मैनेजर है। तो ये कम्युनिकेशन जो है ये वर्टिकल है लेकिन अपवर्ड है। नहीं, मुझे यहाँ लिखना चाहिए, सॉरी 2 यहाँ पे, ये अपवर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, और 1 जो है ये प्रेसिडेंट है और ये वाइस प्रेसिडेंट है। तो इस तरफ ये जो जा रहे हैं ये आपकी जो कम्युनिकेशन है ये डाउनवर्ड है और वर्टिकल है, लेकिन ये डाउनवर्ड है। और
जो 3 है वो हॉरिजॉन्टल है और जो आपकी 4 है वो आपकी डायोगोनल है। ये है सही जो उसकी चॉइस बनती है, आई थॉट। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये अब आपने मुझे जो बताया मैंने वही लिखा है, खुद तो मैं अपना दिमाग यहाँ इस्तेमाल नहीं करता जब एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ, जो आप कहते हैं। अब आगे आ गया बच्चों, वर्टिकल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज, इसके अंदर से वर्टिकल कम्युनिकेशन ढूंढ कर लानी है आपने, जरा गौर से पढ़ना है और सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर जवाब देना है। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, किसी किस्म की जल्दबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर आपने जल्दबाजी से काम लिया तो मैं माइक में से आके 2 लगाऊंगा, नहीं 1 लगाऊंगा। अच्छा बच्चों, आप भी बड़े तेज हैं, कहते होंगे सर माइक में तो आ ही नहीं सकते, लेकिन नहीं, इसके लिए भी कम्युनिकेशन वालों को कोई निज़ाम देना चाहिए कि जो बच्चा गलत जवाब दे, यहीं से इसी तार को मैं पकड़ के बिजली के स्विच में लगाऊं और बिजली का एक झटका मार, ताकि जो बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं उनको यहीं पे थोड़ी सी उनकी खिंचाई हो जाए। ठीक है जी। और जब करंट पड़े तो अब्बा जी भी आके पूछे बेटा क्या हुआ, तो अब्बा जी सवाल का जवाब गलत दिया, तो अब्बा जी भी एक लगाए आगे, तो गलत जवाब देता है। अच्छा, अब जवाब नहीं आ रहा भाई, या मेरा हाल है शायद सिग्नल नहीं आ रहे हमारे, मैं चेक करूं दूसरी डिवाइस से कि मेरे सिग्नल सही जा रहे हैं। 1 मिनट यार, जरा देखिए सिग्नल सही आ रहे हैं यार, मेरे तो सिग्नल सही आ रहे हैं, मैं बोल के देखूँ ना। हाँ, आवाज़ भी सही आ रही है, मैं एकदम से साइलेंट कर रहा हूँ, सिग्नल तो सही जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब आया जवाब, अब आया जवाब, आ गया जवाब, आ गया जवाब, तो सब ने कहा डी, ऑल ऑफ अबव सर। ठीक है जी, ऑल ऑफ अबव सर, तो बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है कि ये ऑल ऑफ अबव है। क्यों जी, अभी बात कर लेते हैं कि मैनेजर कम्युनिकेट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कम्युनिकेट कर रहा है तो यार ये वर्टिकल है, तो कोई शक की बात नहीं है। एम्प्लॉयज कम्युनिकेट अपवर्ड, तो अपवर्ड कम्युनिकेट कर रहा है तो ये भी वर्टिकल है। और वर्टिकल कम्युनिकेशन टिपिकली मोर फॉर्मल, ये तो हमने पहले कहा था कि वर्टिकल कम्युनिकेशन ज्यादा फॉर्मल होती है, तो इस लिहाज से जो ऑप्शन पिक करना चाहिए वो आपको डी ऑप्शन पिक करना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आई है। चलिए, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, अब इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। तो कल चूंकि एमसीक्यूज कम हुए थे तो मुझे कल एहसास था कि यार कल एमसीक्यूज नहीं थे, बच्चे भी बेचारे पढ़ पढ़ के थक गए थे, मैंने कहा आज जरा एमसीक्यूज ज्यादा डालते ताकि आप लोगों का रियल टेस्ट। अच्छा बच्चों, so I am waiting that might be your data stream is little slow, बट जो मुझे आंसर इसमें ज़्यादा मिल रहा है बच्चों का, जो आंसर मुझे ज़्यादातर बच्चे दे रहे हैं, ज़्यादातर मुझे जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं, मैं देख के बताता हूँ, ज़्यादातर बच्चे डी, ऑल ऑफ अबव का ही आंसर दे रहे हैं। तो मोहम्मद ज़ियान बिल्कुल सही कह रहा है, मुदस्सिर भी ठीक कह रहा है कि ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन ही मुझे यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। उसकी वजह, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकर बिटवीन पीयर्स, पीयर्स क्या होते हैं, एक साथ काम करने वाले। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। वर्टिकल कम्युनिकेशन ज़्यादातर फॉर्मल होती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो ये भी बात ठीक है, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो ये चारों ही ठीक आंसर हैं आपके। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको अब देखते हैं कि इसका जवाब आप में से कौन मुझे ठीक ठीक देता है। तो ये practice question 4, तो let's see that diagonal communication refers to, diagonal communication का मतलब क्या है, refers to, तो जनाब एक आंसर तो आ भी गया है, और वो आंसर जो आया है वो डी आया है, और ये दिया है मुझे मुदस्सिर शफीक ने। और मुदस्सिर शफीक जो है बड़ा सियाना बच्चा है, जब भी जवाब देता है ठीक देता है। और उसके बाद जनाब ये जो जवाब हमें आया मोहम्मद ज़ियान का आया है, ज़ियान भी इंटेलिजेंट बच्चा है, तो इसका जवाब भी अक्सर ठीक होता है, बल्कि मोस्टली ठीक होता है। तो ये जनाब डी आंसर है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरा नाम नहीं लेते सर, असल में बात ये होती है कि डाटा स्ट्रीम इतनी तेज़ी से मूव करती है,
और वो ऊपर की तरफ जाती है। बाज़ वक़्त थोड़ी देर जवाब नहीं आ रहे होते, मैं वेट कर रहा होता और बाज़ वक़्त 4, 5, 6 इकट्ठे आ जाते हैं और फिर वो यूँ करके नाम ऊपर निकल जाता है। जैसे कि किसी ज़माने में तेज़गाम चला करती थी और मैं कराची जाया करता था तेज़गाम पे, और फिर बिज़नेस ट्रेन पे भी एक दफ़ा मैं गया हूँ, तो जितनी स्पीड से ट्रेन एक पोल के पास से गुज़रती है ना, समझिए, इस तरह मेरे पास से आपके जवाब गुज़र रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद हम बात कर रहे थे इसके ऊपर मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इनफॉर्मल। देखिए, बात ये है कि आप कहेंगे कि सर थोड़ा-सा आपने यहाँ पे ये काम किया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल को पहले क्लियर नहीं किया। असल में मसला एक ये है कि याद रखना है कि मैं टीचर ऑफ मैनेजमेंट हूँ, टीचर ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन नहीं हूँ। बिज़नेस कम्युनिकेशन के ज़ाहिर है अपने एक एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन बहरहाल बताना चाहिए मुझे, मैं बता देता हूँ। देखिए, बात ये है कि आपको एक दफ़ा मैंने लीडरशिप में बताया था कि बाज़ लीडर जो होते हैं वो साइकोलॉजिकली क्लोज़ होते हैं, बाज़ डिस्टेंट होते हैं। वहाँ पे भी ये बात हुई थी कि अगर कम्युनिकेशन की कई क्लासिफ़िकेशन में से एक क्लासिफ़िकेशन की जाए, तो एक होती है इंतहाई इख्तिसार, मुख्तसर और रिटन लिखना, इसको हम कहते हैं फॉर्मल। इसमें सिर्फ काम की बात की जाती है और कोई दूसरी बात नहीं की जाती। और एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें चिट चैट होती है, गपशप होती है, इधर उधर की बातें होती हैं, इसको हम कहते हैं ये इनफॉर्मल है। और दूसरी बात ये है कि अगर इसमें काम की बात हो भी तो लिखी नहीं जाती, राइट डाउन नहीं की जाती, बल्कि टेलीफोन पे ज़ुबानी तौर पे कह दिया जाता है, जमशेद यार वो काम कर देना, हाँ, हसन यार वो काम कर देना। तो बाज़ बॉसेस की ऐसी आदत होती है कि जाते-जाते कह देना, तो वो लिखते नहीं हैं, तो ये इनफॉर्मल है। लेकिन बाज़ बॉसेस होते हैं फाइल पे लिख के बाकायदा सर्कुलर इश्यू करते हैं, फिर बाकायदा एक रिटन ऑर्डर भेजते हैं कि ये काम होना चाहिए, रिटन इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। और ये थोड़े से आम तौर पे थोड़े सड़ियल भी होते हैं। जब हम इनसे कोई बात करने जाते हैं कि सर मुबारक हो, आप हज करके आए, तो कहते हैं खैर मुबारक, तुम्हें मैंने एक फ़ाइल दी थी, ताकि अगली बात ना करे, फ़ौरन उस बात पे आ जाए जो काम की बात। तो ये फ़ॉर्मल तरीका है, इधर-उधर की बात नहीं होती इसके अंदर। इनफ़ॉर्मल तरीके में थोड़ी गपशप भी होती है, थोड़ी इधर की बातें भी होती हैं, काम की बातें भी होती हैं। बहरहाल, तो यहाँ पे बात हो रही इनफ़ॉर्मल कम्युनिकेशन की। अब जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें मेन टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो कहते हैं कि फेसबुक पे भी हो जाती है, कन्वर्सेशन पे भी हो जाती है, टेलीफोन। तो ये तो आमतौर पे होती है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फेसबुक, टेलीफोन कन्वर्सेशन, जो कि आमतौर पे लिखी नहीं जाती, इससे हम इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन ऐसे ईमेल जिनके नीचे कंपनी का लोगो ना हो, टैग ना हो, फॉर्मल टैग ना हो, उनको भी हम इनफॉर्मल मानते हैं। लेकिन हाल बताएं, ईमेल ऐसा हो जिसके ऊपर लिखा हो मिस्टर जावेद खान, मैनेजर फाइनेंस, और साथ कंपनी का लोगो भी बना हो, तो इस तरह की जो ईमेल होगी वो फॉर्मल मानी जाएगी। अलबत्ता जो आम ईमेल है उसे हम इनफॉर्मल में भी उसे इनफॉर्मल कहेंगे, क्योंकि उसमें काम की बात भी हो सकती है और गपशप भी हो सकती है। टेक्स्ट मैसेज जो होता है मोबाइल का, मोस्टली इनफॉर्मल ही माना जाता है। रिकॉर्ड में शायद उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मोर और लेस, तो लिहाजा इसको भी इनफॉर्मल मान लिया जाता है। लेकिन इनफॉर्मल बातें आम तौर पे किस तरह फैलती है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक सीरियस मसला है। वो सीरियस मसला ये है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाती है और दूसरे इंसान से जब तीसरे इंसान तक जाती है, तो जो बात हो रही होती है उसमें रद्दो-बदल होना शुरू हो जाता है और बात अपनी एक्चुअल फॉर्म को लूज़ करते हुए एक अलग शक्ल इख्तियार कर लेती है। ऐसी सूरत हाल में जो मैसेज की एक्चुअल इंफॉर्मेशन है या उसकी जो एक्चुअलिटी है वो लूज हो जाती है और उसके अंदर जो रियल सेंस ऑफ मैसेज है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये एक ग्रेप वाइन है, यानी अंगूरों की एक शराब है ये। इसमें नशा है। इंसान जब किसी के साथ गपशप करता है, बातें करता है, तो इसके अंदर उसे एक लस्ट फ़ील होता है, एक मज़ा फ़ील होता है। इसलिए वो अपनी मर्ज़ी की बात डाल देता है और जो उससे बात पसंद नहीं आती, वो बात उसके अंदर से निकाल देता है। इस तरह बात अपनी असल शक्ल खो देती है। यही मसला है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। तो आप मुझे कहेंगे कि मैं आपको कोई मिसाल दूँ, तो मेरे पास इसकी कई मिसालें हैं।
मुझे याद है ये कोई वाक़या है 2001 का। मेरी फूफो ने मुझे बुलाया और बुलाकर कहा कि मुबशर एक ज़रूरी काम है कि अपनी अम्मी को जाके बताना कि हम इमरान का रिश्ता कर रहे हैं, वो मेरी फूफो का बेटा है और हम उसकी शादी कर रहे हैं। तो मैंने बात सुनी गौर से, घर आके मैंने उन्हें बोला कि उन्होंने बोला कि जाके कहना है कि इमरान की शादी हो रही है। मैंने घर आके इनका इमरान की शादी हो रही है। मैंने कहा जी इमरान की भी शादी हो रही है। ठीक है जी। अब ये जो बीच में बी ऐड किया है मैंने, ये ये जो है इस ये कतई उन्होंने नहीं कहा था, ये बी मैंने खुद लगाया था, ये वाला बी। इमरान की भी शादी हो रही है। तो ये इस तरह से बात की जो सिचुएशन है वो बदल जाती है। ठीक है जी। तो ये जो इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, फिर मैंने को तकरीबन 6 महीने 8 महीने बाद फिर खबर सुनाई कि इमरान के यहाँ बेटा हो गया। फिर अम्मी जी ने मेरी पिटाई करी, उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी बेटा नहीं हो सकता उसके घर। तो फिर उन्हें वो बात समझ आई और फिर उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए जुस्तजू शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बच्चा जो है मेंटल बैलेंस खोता जा रहा है और लॉजिक्स को लूज कर रहा है, तो क्यों ना इसके लिए भी कुछ सोचा जाए। तो बहरहाल ये है। इसी तरह आप देखिए कि जो ये बात जो है ये फिर मजीद वहां पे खराब होती है जहां पे इसके अंदर रूमर्स ऐड हो जाते हैं और गॉसिप्स ऐड हो जाते हैं। अब रूमर्स जो होते हैं ये ग्रेप वाइन का बड़ा अहम हिस्सा है। बात आगे की आगे फैल जाती है। लेकिन रूमर्स जो होते हैं ये आप कह लीजिए कि ऐसे वाकयात या ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो सच हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि इट इज इन दी एयर, इट इज इन दी एयर। ये हमने सुना है, ऐसे उड़ती उड़ती सुनी है, तो इसका हमें नहीं पता कि ठीक है या नहीं है, लेकिन ये रूमर्स हैं, ये बनाए जाते हैं। लेकिन रूमर्स तो खबरें होती हैं ना जी। लेकिन रूमर्स की बुनियाद पे फैब्रिकेशन और स्टोरीज किया जाए या रूमर्स की बुनियाद पे कोई चीज की ताबीर की जाए तो उसे हम कहते हैं गॉसिप्स। और इसकी जो उर्दू है वो तो इतनी आसान नहीं आपको समझ आएगी, लेकिन पंजाबी में इसकी जो मीनिंग है वो एग्जैक्ट सही समझ आ जाएंगे। इसको कहते हैं फजूल की बक बक। फजूल की बक बक उर्दू में मेरा ख्याल यही कहते हैं, फजूल की बक। अब इसमें होता ये है कि रूमर्स की बुनियाद पे फर्दर फैब्रिकेशन ऑफ स्टोरीज कर दी जाती है और वो जो फैब्रिकेशन ऑफ स्टोरीज कर दी जाती है उसके अक्सर औकात कंसिक्वेंसेस होते हैं। किसी की शख्सियत खराब हो रही होती है, किसी की पर्सनैलिटी डैमेज हो रही होती है, या अपनी या किसी प्रोडक्ट की या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज खराब हो रहा होता है। ये अक्सर इसके नतायज निकलते हैं। तो रूमर्स की बुनियाद पे गॉसिप्स क्रिएट किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि रूमर्स की बुनियाद पे गॉसिप्स क्रिएट कैसे हो सकते हैं, इसकी कोई एग्जांपल दी जाए। इसकी इजीएस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि हमें एक खबर मिले कि हमारे जो फलां फलां दोस्त हैं जवाद साहब, उनकी वालदा हज पे जा रही है और वालिद भी हज पे जा रहे हैं। जवाद साहब इकलौते बेटे हैं और हम सारे दोस्त हैं, इसकी बुनियाद पे गॉसिप शुरू कर देते हैं कि लो जी वो तो अंकल और आंटी हज पे चले जाएंगे, जवाद होगा अकेला और हम उसके फ्लैट में जाके उसके घर में जाके एंजॉय करें। दो चार पैकेट प्लेइंग कार्ड्स के खरीद लो, एक आध कैरम बोर्ड खरीद लो, एक आध जो है चेस खरीद लो, हम वहां बैठ के शतरंज खेलेंगे, ताश खेलेंगे, कैरम बोर्ड खेलेंगे। मकसद, और उनके घर में मछली तो हर वक्त मौजूद होती है, उनके घर में चिकन हर वक्त पका पड़ा होता है। तो जनाब हम बड़ा इंजॉय करने वाले हैं, हम खुल के गप्पे लगाएंगे और बड़ा शोर शराबा करेंगे। ये हमारा प्लान है। अब ये गॉसिप्स है, क्योंकि अभी तो रूमर आई थी सिर्फ कि प्लान किया जा रहा है, प्लान तो अभी हुआ ही नहीं, लेकिन हमने उसके ऊपर रख के जो स्टोरीज बना दी है क्या, गॉसिप्स है। अब होता क्या है, होता ये कि पता चलता है कि कोरोना की वजह से इस साल हज में बहुत थोड़े लोगों को बुलाए गए हैं, हज शायद कैंसिल ही हो जाए, अल्लाह ना करे। तो पता लगता है कि हमने एम हम गॉसिप्स बना दी हो, तो अभी तो सिचुएशन क्लियर ही नहीं थी, तो ये ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है। और बात उसका ये होता है कि गॉसिप्स करने वाले जो है वो इस तरह की गॉसिप्स करते हैं जिससे पर्सनालिटी और शख्सियत जो है उस पर बड़े बुरे असरात मरतब होते हैं। मैं एक छोटा सा था तो एक, यानी सॉरी यंग था तो एक कॉलेज में पढ़ाता था। वहाँ पे एक बड़े ही अच्छे कॉलेज से प्रोफेसर साहब आते थे।
वो खासे बुजुर्ग से आदमी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े सफेद बाल थे उनके सर में, उनको डीन बना दिया गया। और वहाँ पे एक खातून भी थी, बड़ा अच्छा पढ़ाती थी, प्राइवेट कॉलेज था। तो बच्चों में एक बात फैल गई कि उन्होंने इन दोनों को रात को कहीं आइसक्रीम खाते हुए देखा है। अब बड़े मजेदारी की बात यह है कि दोनों ही अबव स्टेटस लोग थे, और हमारे यहाँ एक एवरेज आम जो आइसक्रीम पार्लर है वो यहाँ हमारे हाल रोड पे चमन आइसक्रीम है। तो उन्होंने कहा जी चमन की आइसक्रीम खा रहे हैं। अब अगर किसी हाई लेवल के प्रोफाइल बंदे ने डेट मारनी है तो वो यमी 23 जाएगा, या वो आइसबर्ग जाएगा, या वो किसी स्टैंडर्ड की जगह बैठ के आइसक्रीम खाएगा। बहरहाल बच्चों ने वो बात घुमा दी। अब वो बात जो है वो टीचर्स को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वो उसके कान में, उसके कान में, उसके कान में, तो उससे दोनों की पर्सनालिटी पे बहुत बुरा असर पड़ा। नतीजा ये हुआ कि एक खातून जो थी वो पाकेम चली गई पढ़ाने के लिए, जो साहब थे वो हमारी टीम छोड़ के यूएमटी चले गए, और नतीजा ये हुआ कि दोनों स्प्लिट हो गए। जो साहब थे उनकी मिसेस जो है वो एक लीडिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, जो उनकी अपनी वाइफ थी। तो दैट कॉजेज वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देम। बट एनीवे, लोग जब रूमर्स और गॉसिप चलाते हैं तो वो उसके जो नुकसानात हैं उसको नहीं सोचते। इस मामले में इस्लाम में बड़ी सख्त तंबीह है कि किसी के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि वो बगैर तस्दीक के बात को बयान करे। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में कोई भी बात बगैर तहकीक के किसी के जिम्मे लगा दी जाए तो उसे बदगुमानी कहा जाता है। और इसके भी सख्त गुनाह है कि आप किसी की शक्ल देखे, जैसे मेरी शक्ल देखें और आप कहें नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा मेरे खिलाफ ही हुआ, तो ये बदगुमानी है, इस पे सख्त गुनाह है। और कुरान में एक जगह ये आता है कि तजस्सुस ना किया करो, बात तजस्सुस बकायदा गुनाह होते हैं। यानी तजस्सुस नहीं करना चाहिए, बात तजस्सुस बकायदा गुनाह होते हैं। लिहाजा ये मामलात में हमारे मजहब में बड़ी इसकी जो है ना मनाही है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये बात है कि हम सब कुछ जानने के बावजूद भी इन बातों का ख्याल नहीं रखते। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इनफॉर्मल का मामला। तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे तो ज्यादातर बात हमने फॉर्मल पे पहले की, थोड़ा सा जिक्र इनफॉर्मल का है, लेकिन अब काफी तफसील से हमने इनफॉर्मल के ऊपर बात कर ली। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो है इसके रास्ते में कुछ रुकावटें भी हैं। हमेशा कम्युनिकेशन या जो मैसेज है या जो बात है वो एग्जैक्ट अपनी शक्ल में नहीं पहुंच पाती रिसीवर तक। उसकी वजह यह है कि एक तो डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन ये है कि हम बाज़ औक़ात मैसेज बनाते वक्त केयर नहीं करते, हम उसकी इनकोडिंग में गलती कर देते हैं, हम इसकी इनकोडिंग में गलती कर देते हैं, या हम उसकी डिकोडिंग में गलती कर देते हैं। यानी या लिखने में गलत है या पैगाम समझने में गलती है। दोनों गलतियों का नाम हमने रखा है डिस्टॉर्शन। इससे पैगाम का जो मीनिंग है वो लॉस्ट हो जाता है। इसको अगर इम्प्रूव करना है तो रिसीवर और सेंडर दोनों की कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आला दर्जे की होनी चाहिए। एक और वजह जो है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, वैसे तो मिस का वर्ड जहां पे भी आए, सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग का वर्ड जहां पे भी आए, इसका मतलब ये होता है कि जहां पे कोई लैक ऑफ क्लैरिटी है, कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसी टर्म है जो कि हमारी समझ से बालातर है, हमारी समझ से बालातर है, हमें उसकी समझ नहीं आ रही, तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान के नॉन वर्बल साइंस मिसमैच। मिसाल के तौर पे जो आप वर्ड्स कह रहे हैं वो कुछ और हैं, और जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन हैं ये कुछ और है। वैसे तो आजकल मर्द भी फेशियल कराते हैं, औरतें भी फेशियल कराती हैं, क्यों जी? लेकिन फेशियल मैंने भी एक दफ़ा फेशियल कराया था, आई थिंक ये
2004-5 की बात, जब मेरी शादी हुई मैंने फेशियल कराया तो मुझे याद है बड़ा खूबसूरत निकल आया था मेरा। अच्छा बच्चे, हम बात ये कर रहे थे कि वर्ड्स कुछ और है, फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और है। मैं इसकी मिसाल यूं देता हूँ कि जैसे फर्ज कीजिए कि आपको किसी के साथ डिस्कशन करनी है, या फर्ज कीजिए आपको किसी की शादी की मुबारक देने जाना, यू आर गोइंग टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन, आप शादी की मुबारकबाद देने के लिए गए हैं। लेट्स से सॉरी ज़ियान कह रहा है तजस्सुस क्या होता है? तजस्सुस ये होता है कि किसी के घर में क्या हो रहा है वो मालूम करने की कोशिश की जाए। किसी के हाँ जो बात हो रही है इनसाइड उनके हाँ क्या चल रहा है इसको जानने की कोशिश की जाए, इसे हम तजस्सुस कहते हैं। तो इस्लाम में तजस्सुस जो है सख्ती से मना है, और एशियन मुआशरे में तो इस बात को माना जाता है कि दूसरों के मुतालिक खबर रखने की कोई ज़रूरत नहीं, दूसरों के मुतालिक कोई खबर रखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब जो बात हम कर रहे थे वो क्या थी? बात ये कर रहे थे कि आप किसी को मुबारक देने जाते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए ज़ियान मुबारक देने जाता है, या फ़र्ज़ कीजिए कि उस्मान मुबारक देने जाता है, या शफ़ीक मुबारक देने जाता है, मुदस्सिर मुबारक देने जाता है। तो वहाँ पे शादी की मुबारक देनी है, बड़ी खूबसूरत लड़की की शादी है, फ़र्ज़ कीजिए बड़ी खूबसूरत लड़की है, मोहल्ले में है या गली में है या अज़ीज़ों में है, मुबारक देने जाते हैं आप उसकी फ़ैमिली को, उसके वालिद को। तो आपकी आँखों में आंसू हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत खुशी हुई, मुबारक हो, बच्ची के फर्ज से आप सुरखरू हो गए। लेकिन आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि आपको खुशी नहीं हुई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो दिल में बात है वो कुछ और है, चेहरा दिल का बयान होता है, और चेहरा जो है वो कुछ और कह रहा है और अल्फाज कुछ और कह रहे हैं। ये भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम पैदा करता है, इससे भी बात समझ नहीं आती। अब उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अगर इंफॉर्मेशन का लोड आप पे ज्यादा डाल दिया जाए, इंफॉर्मेशन का लोड आप पे ज्यादा डाल दिया जाए, यानी इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही वक्त में 4-6 चैनल खोल दिए जाए टीवी के, या एक ही वक्त में 2-4-5 लोग आपसे बात करनी शुरू कर दें, तो आपको कोई भी बात समझ नहीं आएगी। ठीक हो गई जी बात। अब इसमें एक चीज ये भी है कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो भी बाजुकात ऐसा होता है कि वजह बन जाते हैं बात ना समझ में। अच्छा, सोशल डिफरेंस होता है ना, वो एक डिफरेंट चीज होती है। मिसाल के तौर पे बाज बच्चे ना पता है क्या करते हैं, कहते हैं कि एक डॉक्टर और एक इंजीनियर में बात हो रही है, डॉक्टर और इंजीनियर बात कर रहे हैं, तो ये फर्क है। या डॉक्टर इंजीनियर और अकाउंटेंट बात कर रहे हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये सोशल डिफरेंस है। नहीं, ये सोशल डिफरेंस नहीं है। उसकी वजह ये सोशल डिफरेंस से मुराद होता है क्लास का फर्क। अगर डॉक्टर इंजीनियर और अकाउंटेंट सेम कार यूज कर रहे हैं, सेम टाउन में रह रहे हैं, ठीक है जी, सेम होटल में खाना खाते हैं, तो इनका सोशल स्टेटस सेम है, प्रोफेशन अलग है। और ऐसा अक्सर होता है कि अकाउंटेंट्स, इंजीनियर और डॉक्टर्स वगैरह की जो पे है वो तकरीबन बराबर भी होती है आमतौर पे, ठीक है ना। तो हमारे इधर है वो अशरफ भट्टी साहब है मेरे थर्ड डोर ने पर है कह लीजिए। तो ही इज CFO ऑफ कोहिनूर एनर्जी पाकिस्तान। तो I don't know the exact salary, but I think that is in not in 5 figure. I think it's in 6 figures. तो मतलब कहने का है कि और इसी तरह कई डॉक्टर्स हैं जो 6 फिगर में कमाते हैं, और 6 भी कह लीजिए, वो 6 आई थिंक 6 फिगर कहना चाहिए, माइट बी इट्स इन द 5-7 फिगर एज वेल। तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो कमाई है वो एक जैसी है, होटल उनका एक जैसा है, घर उनके एक जैसे हैं, गाड़ी उनकी एक जैसी है। ये सोशल डिफरेंस नहीं। सोशल डिफरेंस ये है कि एक बंदा बहुत पढ़ा लिखा है और वो रहता है DHA में, तो उसका माहौल और है। और एक बंदा जो है वो जो है ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है जी, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और उसकी रहाइश जो है वो सिंधी होटल के पास,
अब इन दोनों के सोशल स्टेटस में फ़र्क हो सकता है। ऐसा नहीं इसकी बुनियाद पे आप ये कह दें कि डीएचए वाला अज़ीम इंसान है और सिंधी होटल पे रहने वाला बंदा अज़ीम इंसान नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं आप कहेंगे। वजह ये तो अज़मत हो गया ना, अल्लाह के नज़दीक तो अच्छा वो है जो कि जो तकवा अख्तियार करता है। लिहाज़ा ये नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के सोशल स्टेटस में फ़र्क है। ये हो सकता है कि सिंधी होटल में रहने वाला ज़्यादा एन्जॉय करता हो। जैसे मैं अंदरून शहर रहता था, ज़्यादा एन्जॉय करता था। वहाँ पे गपशप करने के लिए बड़े लोग मिल जाते। तो आप ये कह सकते हैं ये नहीं, फ़र्क ये है कि इसकी लाइफ़ और है, इसकी लाइफ़ और है। अब डीएचए में अगर आप जाते हैं तो वहाँ फ़ास्ट फ़ूड का मतलब है फ्रेंच फ्राइज़। फ़ास्ट फ़ूड का मतलब है फ्रेंच फ्राइज़। हमारे लाहौर में अगर आप ये शाहदरा से आगे चले जाएँ तो फ़ास्ट फ़ूड का मतलब है दही भरे, निहारी रोटी और नान हलीम। तो लोग कहते हैं कि जस्ट फ़ास्ट फ़ूड थोड़ा-सा ले रहे हैं, तो फ़ास्ट फ़ूड में क्या ले रहे हैं? नान हलीम खा रहे हैं, निहारी खा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों के फ़ास्ट फ़ूड में ही फ़र्क है। तो सोशल क्लास का फ़र्क तो होगा ही। तो जब सोशल क्लास का फ़र्क होगा, तो फिर कम्युनिकेशन में भी फ़र्क आएगा। अब आगे जो मसला आ जाता है, वो आ जाता है आपके स्टेटस वाले मामले। स्टेटस वाला मामला आमतौर पे ऑर्गेनाइज़ेशन के हवाले से देखा जाता है। ऑर्गेनाइज़ेशन के हवाले से यूँ देखा जाता है कि एक बंदा मैनेजर है और दूसरी तरफ जो है वो एक सबऑर्डिनेट है। अब मैनेजर और सबऑर्डिनेट का जो स्टेटस का है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऐसी सूरत में एक मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है कि शायद सुपीरियर जो है वो उसके अल्फाज जो हैं वो कुछ और हो, लेकिन जूनियर आम तौर पे उसके कई हिडन मीनिंग्स निकाल देता है। भाई हिडन मीनिंग्स निकाल देता है। जैसे सीनियर जो है वो एक टीम की फाइनल ब्रीफिंग में कहता है कि लो जी अपना अपना आप संभाल लें। तो इसका मतलब सीनियर का ये है कि अब अपना अपना आप संभाल लें कि अब काम का लोड बड़ा आने वाला है, तो हमें बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ सकता है या हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। लेकिन जूनियर ये समझ रहा है कि लो जी थोड़े दिनों में बंदे फायर होने शुरू हो जाएंगे और शायद मुझे भी फारिग कर दिया जाएगा। तो वो क्या कह रहा है, वो ये समझ रहा है कि अपना आप संभालने का मतलब ये कि लो जी आप अपना आप ज़रा सँभाल लें, अब किसी का कोई पता नहीं कौन रहता है नौकरी में, कौन नहीं रहता। तो इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि जब स्टेटस का फ़र्क होता है तो अल्फ़ाज़ के मीनिंग कुछ और निकाल लिए जाते हैं। अल्फ़ाज़ का मतलब कुछ और निकाल लिया जाता है, वही लफ्ज़ होता है और उसका मतलब कुछ और बन इसी तरह जो है वो अ, एक चीज़ आ जाती नहीं सॉरी इस तरह नहीं, मुख्तलिफ बात करने जा रहा हूँ, जॉर्गन। जॉर्गन होता है किसी भी फील्ड का टेक्निकल वर्ड। मिसाल के तौर पे कोई स्पेशलिस्ट बैकग्राउंड का बंदा है, उसकी खास वोकैबुलरी है। जैसे अकाउंटेंट जो है, अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन, भाई आम बंदे को रिकॉन्सिलिएशन बताया, वो बेचारे को क्या पता। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उस बेचारे को क्या पता मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किसको कहते हैं। इसी तरह आईटी एक्सपर्ट है, वो कहता है कि प्रोटोकॉल इंटेग्रिटी जो है वो मैच नहीं करती और ये पुट इसकी कंपेटेबिलिटी नहीं है एचटीटीपी प्रोटोकॉल के साथ, जो है वो फलां फलां प्रोटोकॉल के। अब इस बात की आम बंदे बेचारे को क्या समझ आए, ये तो बड़ा मुश्किल लफ्ज है जो आप बोल रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि आप अगर ऐसी टेक्निकल जुबान लिखेंगे तो दूसरा जो नॉन स्पेशलिस्ट है उसको आपकी बात जो है वो बिल्कुल वेवलेंथ से ऊपर निकल जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी, उसके लिए मुश्किल पड़ जाएगी। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल उसकी ज़ुबान में जाके बात करें कि जी एक अकाउंटेंट ये समझे कि वो अपने वालिद को अगर डॉक्टर के पास लेके गया है तो उसे डॉक्टर उसकी अकाउंटेंसी की ज़ुबान में समझाए। एक कॉमन ज़ुबान तो 2 बंदों के दरमियान हो सकती है, लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई बंदा अपनी मेडिकल की ज़ुबान छोड़ के आपकी अकाउंटेंसी की ज़ुबान में आके आपको समझाएगा कि जी आपके वालिद के जिस्म में शुगर ओवर क्रेडिट हो गई है और शुगर ओवर क्रेडिट होने की वजह से बैलेंस डिस्टर्ब आ रहा है, इनकी सेहत ठीक करनी है, तो सस्पेंस अकाउंट में थोड़ी इंसुलिन डालनी पड़ेगी और सस्पेंस अकाउंट में जब इंसुलिन डालेंगे, तो फिर ट्रायल बैलेंस सही आ जाएगा। तो आई होप सो फर के अकाउंटेंट की ज़ुबान में अब ये अकाउंटेंट को तो समझ आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं, इन दोनों के दरमियान एक मिडल लेयर लैंग्वेज मौजूद है जो कि कॉमन लैंग्वेज है जिसकी तरफ दोनों को आना चाहिए। लेकिन टेक्निकल जॉर्गन दोनों साइड ही जो है ना वो काम नहीं करता और ये मुश्किल भी होता है आमतौर पे।
अस्सलाम वालेकुम। मेरी लाइट चली गई थी जिस वजह से आप लोगों को डिस्टरबेंस हुई। आई एम ज्वाइनिंग अगेन। आई होप सो फार आई एम स्टिल वर्किंग एज अ होस्ट। तो let me know to make something. जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे दोबारा से फैसिलिटेट कर दीजिएगा। मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरी लाइट चली गई थी, प्लीज़। Is anybody listening to me, please? Anybody listen to me, please? यस उस्मान, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। मैं आई एम जस्ट ज्वाइनिंग। मेरी लाइट चली गई थी और यूपीएस काम छोड़ गया था, तो आई एम अगेन ज्वाइनिंग टू यू। स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा मसला आ रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा। होस्ट ने डिसेबल की हुई है स्क्रीन शेयरिंग मेरी, तो मैं उन्हें कह रहा हूँ कि स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करें मुझे। आप लोग वेट करें, बच्चे जाए नहीं। आई एम ऑनलाइन येट। तो वॉइस तो क्लियर है। हम 1-2 मिनट ज़रा वेट करते हैं, हो सकता है कि हम ये अलाउ कर दें। मैं मैसेज भी नहीं जा रहा मेरा, और मेरा जो है वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। होस्ट डिसेबल द स्क्रीन, तो लेट मी टॉक विद देम। मैं कॉल करता हूँ उनको।
आजकल पहले कॉल करो तो पहले ये आवाज आनी शुरू हो जाती है। सुन रहे हैं आप? हमारे करीब लोगों में अगर ये वायरस मौजूद हो तो उनकी खांसी, छींकने या बात करने के दौरान उनके मुंह से निकलने वाले नन्हे नन्हे अच्छा, काम हो ना हो पहले मैसेज जरूर सुनना पड़ता है। अच्छा, खूबी की बात यह है कि इस वक्त राब्ते में कोई बंदा आ नहीं रहा मेरे। हाँ, पूरी स्टोरी कोरोना की सुनाते हैं। जब भी किसी से आप कॉल करें ना, तो बजाय इसके कि वो मामला हल हो जाए, उसका वो आगे से अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं और पहले डराते हैं, ये जानलेवा है। बाहर निकलने से कोरोना वायरस मैंने कहा मैं अकेला क्यों सुन रहा हूँ, आप भी सुनो। वायरस आंख, नाक और मुंह के रास्ते जिस्म में दाखिल होता है। हमारे करीब लोगों में अगर ये वायरस मौजूद हो तो उनकी खांसी, छींकने या बात करने के दौरान उनके मुंह से निकलने वाले नन्हे कतरे सांस के जरिए बराह रास्त हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, या इनकी सतह पर ठहर जाते और हाथों के जरिए मुंह, नाक या आंख तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि बाहर निकलते हुए मास्क पहने, दूसरों से 6 फुट का फासला रखें और बार बार हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर तेज बुखार, खांसी और सांस की दुश्वारी जैसी अलामत अच्छा, अब इसका इसका हल ये है कि फॉर द टाइम बीइंग ये करता हूँ कि मैं लेक्चर को फिर क्या किया जाए, व्हाट्स योर सजेशन, हम वेट करें? क्यों भाई उस्मान, मुझे बताओ, विवेक बताओ, क्या करें? जी शाबाश। अच्छा, फिर ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है? वेट किया हमने 2 3 4 मिनट, 1 2 मिनट वेट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम यहीं से हम शुरू कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम का प्लान ये होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं 2 डिवाइसेस ऑनलाइन किया करूंगा, एक जिसकी बैटरी ज़्यादा है वो लैपटॉप है और एक राइटिंग डिवाइस बैटरी पुअर है, तो मैं इसको और वो लैपटॉप दोनों को बैक वक्त ऑनलाइन लाया करूंगा। और अगर किसी वक्त लाइट चली जाए तो मैं फौरी तौर पे दूसरी डिवाइस से काम शुरू कर दूंगा, या उन्हें कह दूंगा कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे मैं खुद ही अपने आप को हॉस्पिटल से उधर शिफ्ट कर लूँ। तो ये बात इंशाल्लाह मैं कर लूंगा उनके साथ। तो फिर मेरी तरफ से आप लोगों को विद एक्सक्यूज सॉरी, मैंने कोशिश तो पूरी की बट कैन नॉट ओवरकम द प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और थोड़ा सा ये कि दोस्त अहबाब से कहें कि लेक्चर में आए, लेक्चर में ज़रा कम बच्चे आ रहे हैं, मैंने सुना कोई एग्जाम चल रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई, तो दैट इज़ वाई। सो एनीवे, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।